हेलो बच्चों, हम कक्षा 12 की बायोलॉजी पढ़ रहे थे जिसमें हम अध्याय 1 पढ़ रहे थे। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब नया पार्ट स्टार्ट होता है, परागण या पॉलिनेशन। परागण को अगर सीधी सीधी परिभाषा बोलें तो पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब यहाँ पे इस टॉपिक में सबसे पहला पॉइंट बनता है, क्वेश्चन के रूप में ही बनता है कि परागण की क्रिया सबसे पहले देखी किसने है, अर्थात परागण की क्रिया किसने देखी। तो यहाँ पे इसका आंसर है थियोफ्रेस्टस। वो वैज्ञानिक थे, थियोफ्रेस्टस वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने परागण की क्रिया सबसे पहले देखी। थियोफ्रेस्टस ये बॉटनी के फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी, अर्थात इन्होंने बॉटनी को खोजा था। ही वॉज सीन पॉलिनेशन इन प्लांट फर्स्टली, सबसे पहले इन्होंने प्लांट में पॉलिनेशन की प्रोसेस को देखा था। अब यहाँ पे देखें परागण की परिभाषा। तो जब परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। ध्यान देना बच्चों, जब परागकण पराग कोश से निकलकर कहाँ पे वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। इंग्लिश में देखें पॉलिनेशन की प्रोसेस, व्हेन पॉलन ग्रेन आउट फॉर द पॉलन सेक, मतलब जब पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे आ जाएंगे, पॉलन सेक से बाहर निकल के कहाँ पे पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। ध्यान देना बच्चों, पॉलिनेशन में व्हेन पॉलन ग्रेन आउट फॉर द पॉलन सेक एंड रीच द प्लांट ऑफ स्टिग्मा, अर्थात पॉलिनेशन की प्रोसेस में जब पॉलन ग्रेन पॉलन सेक से निकल के कहाँ पे आ जाएंगे, स्टिग्मा पे आ जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन या परागण की क्रिया बोलेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बनता है अपना परागकण के प्रकार या टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ पे परागण की क्रिया दो प्रकार से होती है, एक होती है स्वपरागण, एक होती है परपरागण। लेकिन हमारी NCERT की बुक में एक और प्रकार का परागण दिया हुआ है जिसे हम बोलते हैं सजात पुष्पी परागण या जीटोनोगेमी। ध्यान देना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जीटोनोगेमी या सजात पुष्पी परागण। तो आइए सबसे पहले देखें स्वपरागण या जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसके अलावा इसे हम ऑटोगेमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोगेमी भी कहते हैं। परपरागण जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, इसे जीनोगेमी भी कहते हैं। क्वेश्चन अपने यहीं से बनेंगे कि ऑटोगेमी किसे कहते हैं, जीनोगेमी कैसे कहते हैं, या जीटोनोगेमी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस, क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस और जीटोनोगेमी, ये तीनों की तीनों चीज़ें देखें। यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, ये एक प्लांट है। इस प्लांट में हमने देखा ये दो फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर। अगर इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए, अगर इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे आ जाता है तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी कहते हैं। सीधा सीधा एक ही पुष्प के अंदर परागण की क्रिया हो जाए, एक ही पुष्प का जो परागकण होता है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं परागकण, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी या स्वपरागण बोलेंगे। अब मान लो ये दो फ्लावर हैं, अलग अलग दो प्लांट हैं, उन प्लांट के अलग अलग दो फ्लावर हैं। अब इस प्लांट के जो फ्लावर है यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकल के इसी जाति का जो दूसरा प्लांट लगा हुआ है, मान लो ये आपका घर है और ये मेरा घर है। अब पॉलन ग्रेन इस प्लांट के से उड़ते हुए आए और मेरे घर पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचेंगे तो इस क्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी बोलेंगे। अर्थात समान जाति के प्लांट लेकिन अलग अलग फूल होंगे, एक ही जाति के होंगे लेकिन अलग अलग फूल होंगे, इस क्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी बोलेंगे। अब तीसरा आया अपना जीटोनोगेमी या सजात पुष्पी। यह स्वपरागण के जैसा होता है लेकिन परपरागण से मिलता जुलता है, अर्थात यह स्वपरागण और परपरागण दोनों है। अब पॉइंट यहाँ पे आया कि स्वपरागण और परपरागण दोनों है, ये समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे कंडीशन होती है, ये पुष्प है, सॉरी ये प्लांट है, इस प्लांट में ये दो पुष्प हैं। अब एक ही प्लांट का फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स उड़ के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला जाए, ध्यान देना बच्चों,
प्लांट एक ही है, फ्लावर दो हैं, तो एक प्लांट के फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है उड़ के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे अगर पॉलन, ध्यान देना बच्चों, प्लांट एक ही है, फ्लावर दो हैं, ठीक है, तो एक प्लांट के फ्लावर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे अगर पॉलन ग्रेन्स चले जाते हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, जीटोनोगेमी या सजात पुष्पी। अब यहाँ पे हमने क्यों बोला है इसको कि स्वपरागण परपरागण, जैसे स्वपरागण इसलिए क्योंकि प्लांट एक ही है, एक ही प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स है उसी प्लांट पे रहते हैं, इसलिए हमने स्वपरागण बोला। परपरागण दूसरे पुष्प पे जा रहा है और दूसरे पुष्प पे अपने आप तो जाएगा नहीं, हवा के थ्रू जाएगा या इंसेक्ट के थ्रू जाएगा, इसी कंडीशन से इसको हमने स्वपरागण और परपरागण दोनों कंडीशन बताया हुआ है। तो ध्यान देना बच्चों, जीटेनोगोमी जो होता है, जीटेनोगेमी जो होता है, सजात पुष्पी परागण होता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसमें एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होता है, किसमें, एक ही प्लांट के जो दो फ्लावर होते हैं उनके बीच में पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, मक्का में ये कंडीशन होती है, मक्का में इसी टाइप का पॉलिनेशन देखा जाता है। अब यहाँ पे हमने पॉलिनेशन स्वपरागण और परपरागण देखा, तो यहाँ पे टर्म है स्वपरागण में ये जेनेटिकली इक्वल होंगे, जैसे जेनेटिकली, क्योंकि यहाँ पे प्लांट तो एक ही है, इस प्लांट की जो जीन्स हैं वो तो इसमें रहें सेम ही होंगे, लेकिन फंक्शनली ये कैसा होगा, परपरागण। अगर अपना कोई क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा परागण है जो जेनेटिकली सेम होता है तो हम स्वपरागण बोलेंगे, और फंक्शनली में ये कैसा कहलाएगा, परपरागण कहलाएगा। आशा करता हूँ बच्चों ये पॉलिनेशन आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लें, ये एक प्लांट है, इस प्लांट का जो एंथर इसमें परागकोश से जो परागकण निकलेंगे इसी प्लांट की वर्तिका के रूप में आ जाएंगे, तो ये स्वपरागण कहलाएगा। यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट हैं, ये एक आपके घर का प्लांट है, ये एक मेरे घर का प्लांट है, दोनों सेम, ये भी रेड रोज है, ये भी रेड रोज है। अब इस प्लांट के जो परागकण हैं उड़ के मेरे घर पे आ जाते हैं तो ये परपरागण कहलाएगा, डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज। अब तीसरी कंडीशन, प्लांट एक ही है उसमें फूल दो हैं, ध्यान देना बच्चों, प्लांट एक ही है और फूल इसमें कितने हैं, दो हैं, एक फूल के परागकण उसी प्लांट के दूसरे फूल पे चले जाएं, तब ये क्या कहलाएगा, सजात पुष्पी या जीटोनोगेमी पॉलिनेशन कहलाएगा। क्या कह रही बताओ। तो बच्चों हमने यहाँ पे ऐसे प्लांट्स जिनमें स्वपरागण की क्रिया होती है तो उनमें कुछ विशेष प्रकार के अनुकूलन होते हैं। पहले अनुकूलन में हमने देखा था प्लांट कैसा हो गया था, बाइसेक्सुअल हो गया था, मतलब दोनों के एक ही प्लांट में दोनों लिंग हो गए थे, स्त्रीकेसर और पुंकेसर, तो इसे किसी दूसरी जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा होमोगेमी या समकाल पक्वता, एक ही समय पे दोनों के दोनों मैच्योर हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये एक प्लांट है इसका एंथर आज मैच्योर होगा और इसका जो स्टिग्मा के जो है ये 4 दिन बाद हो, तो ऐसी कंडीशन है एक ही साथ मैच्योर हो जाए तब इनमें पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। और तीसरा अनमिल्य है, सबसे अच्छा है, ये फ्लावर कैसा रहेगा, बंद रहेगा, उसी टाइम पे इसमें जब बंद होंगे तब यहाँ पे जो परागकण है वो निकल के वर्तिकाग्र में पहुँच जाएंगे और परागण की क्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, जब स्वपरागण की क्रिया होती है तो उससे फायदे क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट, जब भी स्वपरागण की क्रिया होगी तो सबसे सरल होती है, इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस, सबसे सिंपल मेथड होती है, कहीं पे किसी को कोई परेशानी नहीं पड़े, कहीं पे जाना नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। दूसरा प्योरिटी अर्थात शुद्धता बनी रहती है, अगर गुलाब लाल है तो आगे की पीढ़ी में भी लाल गुलाब ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि पिंक हो जाए कोई हो, तो यहाँ पे शुद्धता बनी रहेगी। फिर परागकण वेस्ट नहीं होते हैं, परागकण यहाँ पे वेस्ट नहीं होते, जब वेस्ट नहीं होंगे तो अगर परागकण कम मात्रा में बढ़ रहे हैं तो भी यहाँ पे प्रोसेस आसानी से हो जाएगी। इसलिए पॉइंट है जो परागकण होते हैं वो वेस्ट नहीं होते हैं, अतः इनकी संख्या में कम आवश्यकता होती है, कम मात्रा में इनकी जरूरत होती है। फिर नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन्स डज नॉट वेस्ट, पॉलन ग्रेन्स वेस्ट नहीं होते, एंड इट नीड ओनली मिनिमम क्वांटिटी। ये दोनों पॉइंट, ये हिंदी में ये इंग्लिश में सेम पॉइंट ही है, सीधी सी बात है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स कम होंगे, कम उसकी जरूरत होगी पॉलन ग्रेन्स की। नेक्स्ट, डू नॉट सीक्रेट नेक्टर, ये मकरंद नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है मकरंद की, मकरंद कब निकले, अगर इन प्लांट से मकरंद या नेक्टर निकलेगा, जैसे ही नेक्टर निकलेगा तो इंसेक्ट आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, उससे पास जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो पॉलन ग्रेन्स पे चिपक के जब वो जहाँ पे वो इंसेक्ट
पॉलिनेशन हो जाएगा, फिर वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, स्वपरागण की क्रिया करनी है। कौन सी? स्वपरागण। तो यहाँ पे इन फ्लावर में क्या नेक्टर नहीं होगा। अब प्लांट में शुद्ध वंशक्रम बना रहेगा, अर्थात जो प्लांट से एक जो प्लांट से ऐसे जो नया प्लांट बनेगा वो बिल्कुल शुद्ध रहेगा, अपने जनक के जैसा रहेगा, अर्थात हानिकारक जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे। अब स्वपरागण से हानि क्या क्या है? अब यहाँ पे लाभ, जब भी लाभ होते हैं तो हानि तो होती है। जहाँ जहाँ फायदा होगा, तो अगर एक को फायदा हो रहा है तो दूसरे को तो हानि होगी होगी। तो यहाँ पे स्वपरागण से हानियां भी हैं। पहला पॉइंट है डू नॉट वेरिएशन, यहाँ पे किसी भी प्रकार की विभिन्नताएं नहीं होंगी, अर्थात जो हमें नए नए लक्षण चाहिए वैसे लक्षण नहीं मिलेंगे। जैसे लक्षण जनक के थे वैसे ही लक्षण नेक्स्ट जनरेशन की संतति के होंगे। उत्पादकता कम होती जाएगी। पहली बार में 10 बन रहे हैं तो हो सकता है दूसरी बार में 8 बने, फिर 6 बने, फिर 5 बने, फिर 2 बने, फिर 1 बने। तो यहाँ पे उत्पादकता कैसी हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। पुराने लक्षण लगातार रहते हैं जिसकी वजह से विकास या विभिन्नता या एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, ये सबसे बड़ा कारण हो जाएगा। तो स्वपरागण से ये क्या हो जाते हैं, नुकसान या हानियां हो जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने स्वपरागण की परिभाषा देखी, फिर उसके से होने वाले अनुकूलन देखे, फिर स्वपरागण से लाभ देखे, फिर स्वपरागण से हानियां देखी। अब नेक्स्ट टर्म बनता है अपना कौन सा, नेक्स्ट टर्म बनता है पर परागण। पर माने दूसरे, परागण माने परागण की क्रिया, अर्थात जब पुष्प अलग अलग हो जाएं। पहले यहाँ पे देखें, पर परागण को हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं, इसे हम जीनोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोगैमी भी कहते हैं। जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प की वर्तगार पर पहुंचता है। ध्यान देना बच्चों, ये गुलाब का फूल है, ये गुलाब का फूल है, ये मेरा घर है और ये आपका घर है। अब इस प्लांट का दोनों के दोनों गुलाब हैं, ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ का जो फ्लावर था, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकल के इसी जाति के दूसरे प्लांट पे चला जाता है। ध्यान देना बच्चों, जब एक ही पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर, उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित वर्तिकाग्र पे पहुंच जाए तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण। अब पर परागण होगा कैसे, तो यहाँ पे कुछ कारक भाग लेते हैं। कारक तो हमें पता है, कारक दो हो सकते हैं, या तो जिंदा या जो जिंदा नहीं है, अर्थात एक होंगे जैविक कारक, दूसरे होंगे अजैविक कारक। जैविक कारक में एनिमल्स आ जाएंगे, एनिमल्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा उसको जूफिली बोलेंगे। एनिमल्स में ह्यूमन भी आ सकता है, इंसेक्ट भी आ सकते हैं, बैट भी आ सकती है, बर्ड्स भी हो सकते हैं, हाथी भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जैविक कारक। दूसरा है अजैविक, मतलब एबायोटिक फैक्टर, यहाँ पे हवा भी होगी और पानी भी होगा। हवा अर्थात वायु के द्वारा, तो जब परागण क्रिया हवा के द्वारा होती है उसको एनीमोफिली कहते हैं, और जब परागण क्रिया जल के द्वारा होती है तो उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। वायु परागण और जल परागण। अब यहाँ पे सबसे पहले एबायोटिक फैक्टर के बारे में देखें। एबायोटिक फैक्टर हमने देखे दो होते हैं, एक तो जल के द्वारा, एक वायु के द्वारा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखें, वायु परागण के बारे में देखें। सीधी सीधी परिभाषा, ऐसा जब परागण क्रिया वायु के द्वारा होती है तो इसे हम वायु परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम एनीमोफिली कहते हैं, और ऐसे प्लांट्स को हम एनीमोफ्लस कहते हैं। एनीमोफ्लस में दो वर्ड हैं, एनीमो और फ्लस। एनीमो और फ्लस, एनीमो मीन्स एयर के थ्रू और फ्लस मीन्स प्लांट्स में जो परागण क्रिया हो रही है। तो जब प्लांट्स में हवा के थ्रू जब परागण क्रिया हो रही है तो उसको बोलेंगे वायु परागण। वायु द्वारा परागत पुष्प आकार में छोटे होंगे, इन्हें जरूरत तो है नहीं किसी इंसेक्ट को आकर्षित करने की, तो ये छोटे होंगे। गंधहीन मतलब स्मेललेस होंगे, रंगहीन मतलब कलरलेस होंगे, मकरंदहीन मतलब नेक्टरलेस होंगे। मतलब जिनमें वायु के द्वारा परागण की क्रिया होगी उनमें ना तो कोई कलर होगा, ना ही मकरंद होगा, ना ही कोई खुशबू होगी। अब ऐसे जो परागकण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, शुष्क होंगे। अगर इसमें मकरंद होगा तो ये चिपचिपा होगा, चिपचिपा होगा तो हवा के द्वारा ये उड़ नहीं पाएगा, इसलिए इनको कैसा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। और अधिक मात्रा में होते हैं, क्यों? क्योंकि जब हवा चलेगी तो अगर 2-4 होंगे तो हो सकता है वहां तक ना दूसरे प्लांट तक नहीं पहुंच पाए, तो अधिक मात्रा में इनको पॉलन ग्रेन्स बनाने पड़ेंगे।
क्योंकि हवा के चलने के कारण ये वेस्ट हो जाते हैं और हवा से उड़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र लंबी एवं लचीली होनी चाहिए। कैसी? लंबी एवं लंबी एवं गीली होनी चाहिए। गीली क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे ये गीली होगी, पॉलिन ग्रेन्स आएंगे तो इससे चिपक जाएंगे, ड्राई होगी तो चिपक ही नहीं पाएंगे। तो ये हवा के द्वारा या वायु के द्वारा हमने परागण क्रिया देखी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए और बोर्ड के लिए। पाइनस प्लांट्स जो होते हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो पंख युक्त होंगे, अर्थात इनमें इनकी जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उनमें ऐसा लगेगा जैसे पंख लगे हों। ये पॉलन ग्रेन्स है तो यहाँ पे इस तरीके की एक संरचना बन जाती है, अर्थात ये ऐसा लगता है जैसे इसके पंख निकल आए हों। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा ऐसा कौन सा प्लांट्स है जिसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा पंख के जैसे लगते हैं? तो पाइनस प्लांट्स या चीड़ का जो प्लांट होता है उसके पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे? पंख युक्त होंगे। तो पंख युक्त इनमें परागण की क्रिया होगी। अब इसके अलावा ग्रास, बैम्बू, कोकोनट, भांग, खजूर आदि जो प्लांट्स होते हैं इनमें वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है। किसके द्वारा? वायु के द्वारा परागण की क्रिया। सीधा क्वेश्चन बनेगा घास में किस प्रकार का परागण होता है? तो आप बता सकते हो वायु परागण होता है। अब दूसरा टर्म आया अपना हाइड्रोफ्लक्स या जल परागण। जल मतलब ऐसा परागण जो जल के माध्यम से होता है, उसको जल परागण कहते हैं। मैक्सिमम मोनोकॉट प्लांट में जल परागण होता है। यहाँ पे ये टर्म बहुत ज़्यादा जरूरी है। अधिकांश जो मोनोकॉट या एक बीजपत्री प्लांट होते हैं उनमें जल परागण ही होता है। अब ये जल परागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक तो एपीहाइड्रोफिली, एक हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली मतलब जब परागण क्रिया कैसे जल की सतह पे होगी, मतलब यहाँ पे जो जैसे मान लो ये नदी है, अब यहाँ पे नदी है तो इसमें जो प्लांट्स या तो ऐसे होंगे जो पानी की सतह पे हैं या एक पानी के अंदर हो। तो यहाँ पे जब पॉलिनेशन क्रिया होगी तो यहाँ पे दो प्रकार की हो जाएगी, एक तो सतह पे, एक सतह के अंदर। अर्थात सतह पे होगी तो उसको बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली, जल की सतह। किसमें? वेलेस्नेरिया, अपनी एनसीईआरटी में स्पेशली दिया हुआ है। वेलेस्नेरिया में परागण कैसा होता है तो हम बताएंगे। वेलेस्नेरिया में जल के द्वारा परागण होता है, वो भी जल की सतह पर। कहाँ पे? जल की सतह पर। दूसरा है हाइपोहाइड्रोफिली, ये जल के अंदर होता है। जोस्टेरा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है। जोस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली टाइप का जल परागण होता है। अब जब ये जल परागण होगा तो ये भी कैसे होंगे? कलरलेस होंगे, स्मेल लेस होंगे, नेक्टर लेस होंगे, मतलब इनका कोई रंग नहीं होगा, कोई गंध नहीं होगी, कोई मकरंद नहीं होगा। ये भी हल्के होंगे जिससे पानी की लहरों के साथ ये आसानी से चढ़ जाएं। लेकिन इनके ऊपर वैक्स की लेयर या होगी या म्यूसिलेज होगी। क्यों? क्योंकि ये पानी में रहेंगे तो पानी के थ्रू ये सड़ गल सकते हैं, तो इसके ऊपर एक मोम की या वैक्स की लेयर आ जाती है जिससे ये पानी से खराब नहीं होते हैं। वर्तिका या स्टिग्मा लंबी होगी, मोम की परत चढ़ी होगी। एग्जाम्पल हाइड्रोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोला को हम जलकुंभी कहते हैं, वाटर हाइसेंथ भी कहते हैं और इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक। इसके अलावा वाटर लिली जिसे हम मुकुदनी कहते हैं, ये दोनों के दोनों प्लांट्स हैं जो जल में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? जल में। ध्यान देना बच्चों, हाइड्रोला और वाटर लिली ये जल में मिलते हैं, लेकिन इनमें परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा या हवा के द्वारा, जल के द्वारा नहीं होना। अब यहीं से अपना क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन से प्लांट्स हैं जो वाटर में तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है? तो हाइड्रोला और वाटर लिली ये दोनों ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर में तो प्रेजेंट होते हैं, पानी में तो होते हैं, लेकिन परागण में कीट के द्वारा होता है। अब यहाँ पे एक नोट है, प्लांक्टन जिनको हम प्लावक बोलते हैं, नेंगटन जिनको हम तरणशील। प्लांक्टन ये वो हैं जो पानी की सतह पर तैरते हैं, उनको हम प्लांक्टन कहते हैं। नेक्टन जो पानी के अंदर गहराई में तैरते हैं। ध्यान देना, प्लांक्टन और नेक्टन दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। जो पानी की सतह पर तैरेंगे उनको बोलेंगे प्लांक्टन, जो पानी के अंदर रहेंगे उनको बोलेंगे नेक्टन। क्या बोलेंगे? नेक्टन। अभी तक हमने एबायोटिक फैक्टर पढ़े। एबायोटिक फैक्टर में दो पढ़े, एक तो हमने वाटर के द्वारा और दूसरा एयर के थ्रू। अब अपना है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब यहाँ पे लिविंग बींग्स आएंगे। अब लिविंग बींग्स अपने इंसेक्ट भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं और चमगादड़ भी हो सकती है। यहाँ पे चमगादड़ को अलग से इसलिए बोला है क्योंकि ये है तो बर्ड लेकिन मैमल्स में इंक्लूड की जाती है। कहाँ पे? मैमल्स में इंक्लूड की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें एंटोमोफिलस या कीट परागण।
तो ऐसा परागण जो कीटों के माध्यम से या इंसेक्ट के माध्यम से होता है उसको हम कीट परागण कहते हैं, एंटोमोफिलस। यहाँ पे कुछ टर्म है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, इंसेक्ट की स्टडी होती है बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। और जब इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसको एंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोमोफिली। अब बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें बर्ड्स की स्टडी करते हैं उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और बर्ड्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा या परागण की क्रिया होगी तो उसे हम ऑर्निथोफिली बोलेंगे। फिर स्नेल के स्टडी को हम मेलेकोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्नेल या घोंघे की स्टडी करते हैं उसको मेलेकोलॉजी कहते हैं। और जब इस घोंघे के द्वारा परागण की क्रिया होगी तो उसको मेलेकोफिली बोलेंगे। लास्ट चमगादड़, तो बायोलॉजी के ऐसे हैं जिसमें चमगादड़ की स्टडी करते हैं उसको चिरप्टोफिलॉजी कहते हैं। और जब चमगादड़ के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो उसको चिरप्टोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चिरप्टोफिली। तो हमने एंटोमोफिली देखा, ऑर्निथोफिली देखा, मेलेकोफिली देखा और चिरप्टोफिली देखा। एग्जाम्पल, साल्विया का प्लांट, बनियान ट्री, पीपल, अंजीर, प्रिमरोज, ओक, पी, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। अब जब इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे इंसेक्ट को उस फ्लावर पे आना पड़ेगा। जब फ्लावर पे कब आएगा वो, जब वो फ्लावर कैसा होगा, कलरफुल होगा। कैसा होगा, कलरफुल। उसके पास क्या होगा, नेक्टर होगा। तो ऐसे प्लांट्स कैसे होंगे, एनलार्ज होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, नेक्टर होना चाहिए, खुशबू आनी चाहिए, स्मेल होनी चाहिए और कलरफुल होने चाहिए। जब ये सभी चीज़ें होंगी तो कोई भी इंसेक्ट आएगा। इंसेक्ट क्या, ह्यूमन भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, बर्ड्स भी आएंगे। जब सब लोग आएंगे तो ये पॉलिनेशन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट, लॉन्गेस्ट फ्लावर देखें तो एमोर्फोफाइलस प्लांट्स होता है जिसको हम जिमीकंद बोलते हैं। इस प्लांट्स का जो फ्लावर होता है सबसे लॉन्गेस्ट होता है। लार्जेस्ट देखें तो रेफ्लिसिया। नोट यहाँ पे यका और प्रोनोबा सलव, ये दो इंसेक्ट होते हैं, ये मक्का के प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे अपने अंडे वगैरह देते रहते हैं। क्या देते रहते हैं, अंडे देते रहते हैं। नेक्स्ट आया अपना ऑर्निथोफिली, जिसको हम पक्षी परागण भी कहते हैं। पक्षी परागण में देखें तो एक बर्ड है अपनी हमिंग बर्ड, जिसको हम गुंजन पक्षी बोलते हैं। अमेरिका में पाई जाती है और संसार की सबसे छोटी पक्षी है। ये बेगनोनिया और पलास के प्लांट्स में पॉलिनेशन करवाती है। कहाँ पे, बेगनोनिया और जो पलास के प्लांट्स होते हैं उनमें ये पॉलिनेशन करवाती है। इसके अलावा सनबर्ड या एशियन बर्ड, ये एशिया की सबसे छोटी बर्ड है। ध्यान देना, इंडिया की या एशिया की सबसे छोटी बर्ड सनबर्ड या एशियन बर्ड। तो सीधी सी बात है, जब परागण की क्रिया बर्ड्स के थ्रू हो जाए तो उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या, ऑर्निथोफिली। और चाहे ऑर्निथोफिली हो, चाहे मेलेकोफिली हो, चाहे चिरप्टोफिली हो, चाहे एंटोमोफिली हो, इन सभी के लिए कंडीशन यही होगी कि फ्लावर कैसे होंगे, एनलार्ज होंगे, नेक्टर प्रेजेंट होगा, स्मेल खुशबूदार होंगे, कलरफुल होंगे। नेक्स्ट मेलेकोफिली, जिसको हम घोंघा परागण भी कहते हैं। स्नेक प्लांट, एक प्लांट होता है स्नेक प्लांट, उसमें घोंघे के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और लास्ट आया अपना चिरप्टोफिली, जिसे हम चमगादड़ के द्वारा परागण बोलते हैं। कदम्ब, कचनार, बनाना, गुआवा, ये 4 प्लांट्स ऐसे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, अपनी एनसीईआरटी में यही दिए हुए हैं। तो इनमें कौन सा, चमगादड़ के थ्रू पॉलिनेशन होता है। आशा करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने पूरा स्वपरागण देखा, स्वपरागण की परिभाषा देखी, फिर उसके एडेप्टेशन, अनुकूलन देखे, स्वपरागण से लाभ भी देखे, स्वपरागण से हानियाँ भी देखी। फिर हमने परपरागण देखा, परपरागण की परिभाषा देखी, कारक देखे, जैविक कारक, अजैविक कारक। अजैविक कारक पढ़े वायु के द्वारा और जल के द्वारा। फिर जैविक कारक देखे, जैविक कारक में हमने कीट के द्वारा परागण देखा, फिर हमने पक्षी के द्वारा परागण देखा, फिर हमने घोंघा के द्वारा परागण देखा और लास्ट में हमने चमगादड़ के द्वारा परागण देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।